नमस्कार, आप देख रहे हैं मिरर मीडिया। मैं हूं अनुपम कुमार। हमारे खास कार्यक्रम खबरनामा में आपका स्वागत है। बढ़ते हैं आज की सुर्खियों की ओर। हजारीबाग में मरीज की मौत के बाद परिजनों का हंगामा, अस्पताल प्रशासन पर उठाए सवाल। वट सावित्री पर विशेष आस्था, धनबाद में दिखा महिलाओं का उत्साह, पूजा करते पति की मांगी उम्र। देवघर में मेयर ने सुनी जन समस्या, जल्द समाधान कराने का वार्डवासियों को दिया भरोसा। दुर्गापुर में तेज रफ्तार बस का कहर, साइकिल सवार गंभीर रूप से घायल, इलाके में तनाव। हॉर्मुज के बाद भारतीय जहाज पर मिसाइल हमला, डूबा पोस्ट, सभी 14 भारतीय क्रू सुरक्षित। अब खबरें विस्तार से। सबसे पहले बात हम हजारीबाग की करेंगे। आपको बता दें कि फेक भिखारी मेडिकल कॉलेज एवं अस्पताल में एक बार फिर कथित लापरवाही के आरोपों को लेकर कहीं ना कहीं चर्चा तेज हो गई। आपको बता दें कि अस्पताल परिसर में एक मरीज की मौत को लेकर हंगामा शांत भी नहीं हुआ था कि इसी बीच आईसीयू में भर्ती एक अन्य मरीज की मौत ने स्वास्थ्य व्यवस्था पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं। मृतक की पहचान हजारीबाग के महावीर स्थान निवासी पवन कुमार अग्रवाल के रूप में हुई है। परिजनों के अनुसार पवन कुमार अग्रवाल का इलाज अस्पताल के आईसीयू में वार्ड में चल रहा था। इलाज के दौरान अचानक उसकी तबीयत बिगड़ने लगी और उन्हें सांस लेने में दिक्कत होने लगी। आरोप है कि ऑक्सीजन की जरूरत होने के बावजूद मरीज को समय रहते ऑक्सीजन उपलब्ध नहीं कराया गया। परिवार का कहना है कि यदि समय पर चिकित्सीय सहायता मिलती तो शायद आज वो जिंदा होते। ऐसे में साफ तौर पर अस्पताल परिसर में परिजनों का गुस्सा फूट पड़ा और साफ तौर पर उन्होंने इसे लेकर नाराजगी भी जताई। वहीं अगर हम बात करें तो स्थानीय विधायक भी वहां मौजूद रहे और साफ तौर पर प्रबंधन पर बड़े सवाल उठाए। पहले आप सुनिए उन्होंने क्या कुछ कहा। बजे आया कि मेरे पापा का ऑक्सीजन कम हो रहा है, चलिए डॉक्टर देख लीजिए, पापा का ऑक्सीजन 84 हो गया। तो वो कहे कि चाहिए पर्ची ले आइए, डॉक्टर से सिस्टर से मांग के पर्ची ले आइए। हम गए सिस्टर के पास, हमने पर्ची दी, सिस्टर सोई हुई थी, हम अपने से उठा के पर्ची लेके आए। उसके बाद फिर हमको बोलते हैं कि जाइए वापस, तो पेशेंट को देखिए, अभी हम आते हैं। उसके बाद फिर नहीं आए, फिर आए बुलाने, हमने 74 हो गया सर, चलिए वापस, फिर भी नहीं गए। फिर हम बोले सर आइए, तो पर्ची में 4 दवा लिख के दे दी, बोले लगवाइए। और मेरे पापा का ऑक्सीजन कम हो रहा है, वो ऑक्सीजन हटा के नेबुलाइजर लगवा दिए कि ऑक्सीजन कम हो जाए। जब 1 हो गया ऑक्सीजन तब आए, सर चलिए एक बार देख लीजिए, तो ऑक्सीजन खत्म हो गया। उनको ऐसे मार दिए पड़े पड़े बेड में, कोई नहीं यहाँ देखता है, सब केयरलेस ही करता है और ऊपर से बुलाने पे आता भी नहीं है डॉक्टर। ऑक्सीजन की कमी है और आप आकर के डॉक्टर आकर देख नहीं रहा है क्या चल रहा है, पल्स चल रहा है, नहीं चल रहा है, कम है, बेसी है, कुछ देखना सुनना कुछ नहीं। अटेंडेंट के कहने के बावजूद भी नहीं आना, इतना नेग्लिजेंट कम नहीं देखा कहीं आज तक, डॉक्टर कभी नहीं देखा। जो यहाँ हम लोग पा रहे हैं, मेडिकल कॉलेज के नाम पर कलंक है, यहाँ झूठा बिल्कुल खोला गया है, कोई मतलब नहीं है इसका। यहाँ इतना नेग्लिजेंट डॉक्टर होता है कहीं, अनह्यूमन, मानवता के नाम पर भी कलंकित करता है। आके देखता नहीं है, डॉक्टर का पैसा है, वो तो लेते हो कि हम रक्षा करेंगे, बचाएंगे, जितना बुद्धि भगवान दिया है लगाएंगे किसी के जीवन रक्षा के लिए, कोई मतलब नहीं इनको। जी बिल्कुल, तो साफ तौर पर परिजनों ने अस्पताल प्रबंधन पर गंभीर सवाल खड़ा कर दिए हैं। ऐसे में सीधे हजारीबाग से हमारे सहयोगी रुपेश जुड़ चुके हैं। तो रुपेश बताएं, एक के बाद एक कहीं ना कहीं फेक भिखारी मेडिकल कॉलेज एंड अस्पताल पर गंभीर मामले सामने आ रहे हैं। 2 मौतों के बाद आक्रोश देखने को मिल रहा, क्या कहिएगा? जी आपको बता दें, जिस तरह की जो घटना है वो काफी शर्मसार और चिंताजनक भी सामने आती है, क्योंकि आए दिन अगर किसी को किसी भी तरह की अगर प्रॉब्लम होती है तो वो शेख भिखारी मेडिकल कॉलेज अस्पताल पहुंचता है अपने अच्छे इलाज को लेकर। आपको बता दें, शेख भिखारी मेडिकल कॉलेज अस्पताल उत्तरी छोटा नागपुर प्रमंडल का सबसे बड़ा सरकारी अस्पताल माना जाता है। लेकिन उसके बाद भी अगर वहाँ की व्यवस्था की बात करें, वहाँ के जो डॉक्टर और नर्स की लापरवाही की बात करें तो वो काफी बढ़ चुकी है। अगर पिछले दिनों की बात करें तो आज इन 2 घटनाएं ऐसे सामने आ चुकी है जहां
डॉक्टरों की साफ लापरवाही सामने आती है। जहां विधायक प्रदीप प्रसाद पहुंचते हैं, उन्होंने साफ तौर पर उपायुक्त हजारीबाग से भी वार्ता की और इस समस्या को बताया, साथ ही सुपरिटेंडेंट को भी सामने कॉल पे लगाकर बात की। जी बिल्कुल रुपेश, एक के बाद एक ऐसी समस्या आ रही है, ऐसे में लोगों का स्वास्थ्य व्यवस्था पर भरोसा उठ जाएगा। एक तरफ जहां इरफान अंसारी खुद भी पहुंच चुके हैं अस्पताल में, कई बार निरीक्षण कर चुके हैं और जो व्यवस्थाओं के सुधार के दावे वो पेश करते हैं, कितनी सच्चाई है? ये तस्वीरें अपने आप में चिंताजनक है रुपेश। जी, साफ तस्वीरें। आपको स्वास्थ्य विभाग को शर्म आनी चाहिए, उस स्वास्थ्य विभाग को जिस तरह से उसने यह तस्वीरें छोड़ी है। आपको बता दे, लाख दावे कर लेते हैं इरफान अंसारी अपनी स्वास्थ्य सुविधाओं को बेहतर करने की या फिर बेहतर दिखाने की, लेकिन जो धरातल पे जो तस्वीरें सामने आती है वो स्वास्थ्य विभाग गड्ढे में चला गया है। आपको बता दें, जिस प्रकार से तस्वीरें सामने आ रही है, एक माँ जो अपने नवजात बच्चे को जन्म देने के बाद उसकी स्थिति स्वस्थ होती है और थोड़ी ही देर के बाद अस्पताल के नर्स और डॉक्टरों की लापरवाही से उसकी मौत हो जाती है। अपने पीछे वह नवजात बच्चा और अपने परिवार को छोड़ के चली जाती है। वहीं उस हो हंगामा के बीच एक महिला अपने पिता को बचाने की पूरी कोशिश कर रही है, डॉक्टर से मिन्नतें कर रही है कि आइए मेरे पिता को देख लीजिए, उसे ऑक्सीजन की कमी है, लेकिन वह डॉक्टर नहीं पहुंचते हैं, ना ही नर्स लोग उसे ऑक्सीजन लगाती है और उस ऑक्सीजन की किल्लत से उसकी भी मौत हो जाती है। और लगातार ऐसी घटनाएं रोजाना शेख भिखारी मेडिकल कॉलेज अस्पताल में घटित हो रही है। जी पेश, कहीं ना कहीं ये कितनी शर्मनाक घटना है और क्या वो स्थिति होगी, मानवीय की स्थिति होगी, जब एक बेटी अपने पिता को बचाने की गुहार लगाती है, मिन्नतें करती है, लेकिन बस प्रबंधन की लापरवाही से कहीं ना कहीं उसके पिता की ऑक्सीजन की कमी से मौत हो जाती है। रुपेश, ऐसे में प्रबंधन की ओर से क्या कुछ कहना है? क्योंकि सुबह से ये हम देख पा रहे थे कि विधायक भी पहुंचे हुए थे, ऐसे में क्या कुछ अब तक कार्रवाई हो रही है? प्रबंधक की ओर से क्या कुछ आश्वासन दिया जा रहा है और ये जो मृत हो चुके हैं लोग, उनके परिजनों को क्या कुछ मदद मिल रही है? जी, आपको बता दें, उनके अभी तक कोई भी मदद स्वास्थ्य विभाग की तरफ से नहीं मिली है। वहीं अगर हम बात करें तो उपायुक्त हजारीबाग को भी विधायक के द्वारा जानकारी दी जाती है, तब उन्हें पता चलता है कि अस्पताल में ऐसी ऐसी घटनाएं घटित हुई है। वहीं सुपरिटेंडेंट से अगर जब बात की जाती है विधायक की, तब पता चलता है कि वह अपने पल्ले झाड़ते हुए कहते हैं कि मैं तो 2-4 दिन पहले ही ज्वाइन हुआ हूँ। कहीं ना कहीं एक दूसरे पे लोग अपना भांडा फोड़ते नजर आए और जिम्मेदारी से बचते दिखाई दिए। वहीं अगर बात करें तो रात की जो समय थी, उस समय यह घटना जब घटित हुई, उस समय कोई भी डॉक्टर वहां मौजूद नहीं था, जिस कारण से डॉक्टर की ना मौजूदगी के कारण भी उसकी तबीयत बिगड़ गई और उसे सही इलाज नहीं मिल पाया और नर्सों से जब वह स्थिति नहीं संभली तो वहां से अपनी जिम्मेदारी बचाते हुए भाग गए। अगर आपको धरातल की बात करें, ग्राउंड रिपोर्टिंग की बात करें, तो काफी शर्मसार घटना है। अगर आप उस समय किसी भी स्थिति में हो, अगर ऐसी घटनाएं लगातार आप एक खबरें के दौर पे हैं और उसके बाद दूसरी घटना तुरंत अगर हो जाती है, तो कहीं ना कहीं आप खुद एक शौक में चले जाएंगे। जी अनुपम, जानकारी के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो साफ तौर पर आप हमारे सहयोगी को सुन पा रहे थे, किस कदर मार्मिक स्थिति बनती हुई नजर आ रही है शेख भिखारी मेडिकल कॉलेज एंड अस्पताल में, लेकिन कहीं ना कहीं अब ये स्वास्थ्य व्यवस्था पर बड़े दावे कर रही है और ऐसे में हेमंत सोरेन और इरफान अंसारी पर सवाल उठने जायज है, क्योंकि लगातार अस्पतालों के निरीक्षण होते हैं और दावे बड़े बड़े किए जाते हैं कि झारखंड में स्वास्थ्य व्यवस्था में सुधार हो रहा है, रैंकिंग की बात की जाती है, लेकिन कहीं ना कहीं एक के बाद एक लापरवाही से हुई मौतों से अब तो सवाल गहराएंगे और ऐसे में झारखंड की स्वास्थ्य व्यवस्था पर कहीं ना कहीं अब बड़े सवाल उठने शुरू हो चुके हैं। अब देखने वाली बात होगी कि मामले में प्रबंधन हो या फिर मंत्री हो या फिर सीएम हो, क्या कुछ कार्रवाई देखने को मिलती है? क्या ये व्यवस्था सुधरती है या फिर यूं ही लोग ऐसे ही लापरवाही से मरते रहेंगे? ये तो बात रही हजारीबाग की, लेकिन अब हम रुख करेंगे धनबाद का। आपको बता दें कि धनबाद में कहीं ना कहीं ज्येष्ठ अमावस्या के अवसर पर शुक्रवार को जिले में वट सावित्री पूजा श्रद्धा और उल्लास के साथ मनाई गई। शहर के विभिन्न मंदिरों और वट वृक्षों के समीप सुबह से ही सुहागिन महिलाओं की भीड़ उमड़ पड़ी। महिलाओं ने पति की लंबी उम्र, सुख समृद्धि और परिवार की खुशहाली की कामना करते हुए विधि विधान के साथ पूजा अर्चना की। आप भी देखिए हमारे रिपोर्टर प्रभात की रिपोर्ट। हिंदू धर्म की मान्यताओं में प्रकृति का बहुत महत्व है और प्राकृतिक पूजा हिंदू लोग करते हैं। उसका एक जीता जागता उदाहरण है वट सावित्री व्रत।
वट सावित्री व्रत अमूमन सुहागिन महिलाओं का सबसे बड़ा व्रत माना जाता है, जिसमें महिलाएं उपवास करती हैं और वट वृक्ष के नीचे पूजा करती हैं और अपने पति के दीर्घायु की कामना करती हैं। पौराणिक कथाओं में राजा सत्यवान और सावित्री की कथा आप जानते होंगे, जिसमें सावित्री अपने पति के प्राण के लिए यमराज तक से लड़ जाती है। हम सीधे जो महिलाएं व्रत कर रही हैं उनसे जुड़ेंगे और जानेंगे कि क्या व्रत की महिमा है और कैसे कैसे करें। चाची, कैसे कैसे पूजा करते हैं बताइए। वही लोग बताएंगे, हम नहीं बता पाएंगे, हमको उतना ख्याल भी नहीं रहता है। मतलब क्या नियम है? नियम है कि आज उपवास करके भर गाछ का आदमी पूजा करेगा, दिन भर उपवास रहेगा, कल आदमी फिर पूजा करके अपना चाय पानी खाएगा। कितना तैयारी करते हैं, कितना दिन पहले से? कल से तैयारी है, पहले से तैयारी सब एक ही दिन में तैयारी हो जाता है। बाजार उजार भी करते सब सब एक ही दिन में है ना। और आज का क्या पूरा दिन भर चलेगा? आज पूरा दिन भर फल चलेगा, फल खाइएगा। हाँ, और कुछ नहीं। क्या कामना करते हैं, भगवान से क्या मांग रहे हैं? भगवान से मांग रहे हैं यही दुआ कि मेरा पति का लंबा उम्र रहे। गीत उत गाते हैं कि नहीं आप लोग? गाते हैं लेकिन हम गा नहीं पाएंगे। अच्छा, कोई बात नहीं। और पुतोहू लोग भी आई है कि नहीं कर? हाँ, एगो पुतोही है, वो गोतनी है, ये दोनों गोतनी सब एक ही परिवार के हैं? सब एक ही परिवार के हैं। अच्छा, तो आप देख रहे हैं कि जो परंपरा है, जिस तरह से पूजा होती है, सुहागिन महिलाओं का ये सबसे बड़ा व्रत माना जाता है और पूजा लगभग इन लोगों का हो गया है। हम इनसे भी जुड़ेंगे और जानेंगे। पूजा हो गया? नहीं, हो ही रहा है। इधर देख के बताइए। हो रहा है पूजा। कैसे कैसे पूजा करते हैं, क्या क्या बनाए घर में? पकवान कुछ बनाएंगे? घर में बनता है पकवान, लेकिन बनाए नहीं है। फल से फल चढ़ता है, चना चढ़ता है, प्रसादी सारा चढ़ता है। झारखंड में जो होता है, झारखंड का पारंपरिक क्या गोना गोनी एक होता है, वो बनाए? हाँ, होता है। झारखंड नहीं, उधर का भी होता है, बिहार का होता है ना। गोना गोनी कैसे बनता है? ये गोना गोनी बनाए हैं, ठेकुआ बनाए हैं। हाँ, हाँ, कल शाम में। देखिए गोना ये सब कैसे, इसमें क्या क्या डाल के बनाते हैं? इसमें घी डाले हैं, गुड़ डाले हैं, आटा, सौंफ सब मिक्स करके। शॉपिंग करवाए होंगे कल अपने ना, हस्बैंड को? हाँ, पहले ही शॉपिंग हो गया। पहले शॉपिंग हो गया। हाँ। क्या कहिएगा बताइए। पूजा होगी, आप क्या भगवान से मांगे? भगवान से कि मेरे पति की लंबी आयु हो, दीर्घ आयु हो। अच्छा, इसके बारे में क्या इतिहास क्या है इस पूजा का? क्या पौराणिक कथा उथा कभी सुने? कैसे? वट सावित्री का बहुत पुराने समय से चलते आ रहा है। आज के दिन फास्टिंग रख के कल सुबह में व्रत तोड़ेंगे। तो सबसे पहले कौन की थी इस पूजा को पता है? वट सावित्री सावित्री की थी। तो देखिए घरेलू महिलाएं हैं। अच्छा, क्या क्या कहानी था इसका? इसका ना सावित्री की थी सत्यवान के लिए। हाँ। सावित्री जो है उनकी शादी हुई थी और उनके पति का एक दिन बाद ही मृत्यु होने वाला था, तो वो इस व्रत को की थी। वो यमराज से लड़ गई थी और अपने सत्यवान को आज ही के दिन लड़के वापस लाई थी, इसीलिए आज ये व्रत का ज़्यादा महत्व है। इसलिए लोग पति के लिए ये व्रत करता है। क्या नाम है आपका? रानी चौधरी। रानी। हाँ। तो हमने आपको सीधे महिलाओं से बात करवाया और इस व्रत का महिमा जो है वो अपरंपार है। सुहागिन महिलाएं करती है अपने पति की लंबी उम्र के लिए, अपने परिवार के सुख समृद्धि के लिए, परिवार के खुशी के लिए। और प्रत्येक वर्ष इस पूजा को किया जाता है। वट वृक्ष के नीचे सुहागिन महिलाएं आती है पूरे साज श्रृंगार और 16 श्रृंगार के साथ। उसके बाद जो श्रृंगार का सामान है वो भी चढ़ाया जाता है, दान भी किया जाता है ब्राह्मणों को। फिर आज दिन भर ये उपवास रखेंगी और कल फिर खाना खाएंगी, कल उपवास को तोड़ेगी। हिंदू धर्म की मान्यताओं में कई ऐसे पूजा पाठ हैं जो अलग अलग त्योहारों में किया जाता है और ख़ास करके प्रकृति से जुड़ाव इस पर्व का जो खासियत है वो प्रकृति से जुड़ाव को दर्शाता है। धन्यवाद के बाद अब रुख करेंगे देवघर का। आपको बता दें कि नगर निगम क्षेत्र अंतर्गत चंदा जोड़ी वार्ड संख्या 8 स्थित दुर्गा मंदिर परिसर में स्थानीय लोगों ने क्षेत्र की विभिन्न जन समस्याओं को लेकर मेयर रवि रावत से मुलाकात की। इस दौरान वार्डवासियों ने पेयजल संकट, बिजली बिल में गड़बड़ी, नाली निर्माण तथा सरकारी विद्यालय में शिक्षकों की कमी जैसी समस्याओं को प्राथमिकता से उठाया। स्थानीय लोगों ने बताया कि लंबे समय से क्षेत्र में मूलभूत सुविधाओं की कमी बनी हुई है, जिससे आमजन को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। लोगों ने मेयर से शीघ्र पहल कर समस्याओं के समाधान की मांग की। मौके पर मेयर रवि रावत ने वार्डवासियों को समस्याओं को गंभीरता से सुनते हुए कहा कि फिलहाल निगम में फंड की कमी है, लेकिन जैसे ही राशि उपलब्ध होगी प्राथमिकता के आधार पर जरूरी कार्य कराए जाएंगे। उन्होंने भरोसा दिलाया कि क्षेत्र की समस्याओं को नजरअंदाज नहीं किया जाएगा।
आवास योजना की तीसरी किस्त को लेकर पूछे गए सवाल पर मेयर ने कहा कि संबंधित विभागीय अधिकारियों को पत्र भेजा गया है। जल्द ही रुके हुए लाभुकों को भुगतान सुनिश्चित कराने की दिशा में कार्रवाई की जाएगी। आप भी सुनिए उन्होंने क्या कुछ कहा। कराया गया है आपको और क्या आप आश्वासन दे के जा रहे हैं? देखिए, चंदा जोरी से हमारा पूर्व से रिश्ता है और घर घर रिश्ता है। आज से 5 साल पूर्व जब यहाँ ट्रांसफार्मर जला था तो उस समय भी हम यहाँ धरना दे करके बैठ करके ट्रांसफार्मर बदलाने का कार्य किए थे। यहाँ के उस समय के वार्ड पार्षद भी उसमें काफ़ी एक्टिव। चुनाव में भी हम आए और गली गली देखे समस्या क्या है। चुनाव जीतने के बाद फिर हमें चंदा जोरी के अभिभावकगण और युवा साथी के द्वारा याद किया गया कि एक बार आइए, समस्या से अवगत होइए। हमने यहाँ की समस्या देखा। स्कूल में जो है 2 टीचर है, उसके बाद पानी की यहाँ काफ़ी अभाव है, नाली अव्यवस्थित हो गई है जिसमें कि पानी नहीं निकल पा रहा है। यहाँ के जो जनता जनार्दन है उनको काफ़ी दिक्कत हो रहा है और गंदगी में रह रहे हैं वो। यहाँ के स्थानीय वार्ड पार्षद उसको सफाई करवा रहे हैं, लेकिन उसको हम लोग चाहेंगे कि पुनः वो नाली निर्माण हो। बहुत सारे समस्या सामने आई कि कोई व्यक्ति ऐसा है जो कि सरकारी ज़मीन को घेर करके नाली जाम किए हुए हैं। उस पर भी हम लोग कार्रवाई करेंगे। नाली जाम करेगा तो पानी कैसे निकलेगा, तो वो चीज़ बर्दाश्त नहीं होगा। उस पर भी हम लोग कार्रवाई करेंगे, नाली भी निकालने का कार्य करेंगे। उसके साथ साथ चंदा जोरी में जो कार्य अभी छुटा हुआ है उसको भी विकास करने का। रुक अब पश्चिम बंगाल का करेंगे। आपको बता दें कि पश्चिम बंगाल के दुर्गापुर के विधाननगर चौराहे पर शुक्रवार को एक तेज रफ्तार बस की टक्कर से साइकिल सवार युवक गंभीर रूप से घायल हो गया। घटना के बाद इलाके में तनाव का माहौल बन गया और स्थानीय लोगों ने बस चालक के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। घायल युवक की पहचान बॉम्बे कॉलोनी निवासी मुस्तफा शेख के रूप में हुई है। जानकारी के अनुसार 8वीं रूट की एक बस दुर्गापुर से बेनाचीती की ओर जा रही थी। इसी दौरान विधाननगर जंक्शन के समीप चालक ने बस पर नियंत्रण खो दिया और सामने जा रहे साइकिल सवार को जोरदार टक्कर मार दी। टक्कर इतनी जबरदस्त थी कि साइकिल चालक सड़क पर गिरकर गंभीर रूप से घायल हो गया, जबकि बस अनियंत्रित होकर डिवाइडर पर जा पहुंची। घटना के समय बस में मौजूद कई यात्री भी घायल हो गए। हादसे के बाद मौके पर अफरा तफरी मच गई। स्थानीय लोगों ने तुरंत राहत कार्य शुरू करते हुए घायल साइकिल सवार और बस यात्रियों को बाहर निकालकर अस्पताल पहुंचाया। सूचना मिलते ही न्यू टाउनशिप थाना और मूचीपारा ट्रैफिक गार्ड की पुलिस घटनास्थल पर पहुंची और स्थिति को नियंत्रण में लिया। घटना से आक्रोशित स्थानीय लोगों ने बस की तेज रफ्तार और लापरवाह ड्राइविंग के खिलाफ जोरदार प्रदर्शन किया। যাত্রীর জন্য 4 জন আহত হয়েছে আর একজন সাইকেল নিয়ে যে ছিল তার বহুত অনেকটাই লেগেছে, মানে প্রায় পড়তে গেলে একদম ডেডই বলতে গেলে, আর মানে না বাঁচানোর মতনই। পা পুরো ভেঙে গেছে, হাত মাত সব একদম চলে গেছে। আমরা চাই যাতে এখানে একটা স্পিড মিটার বসুক। বুঝে ঘটনাটা কটার সময় মোটামুটি ঘটেছে? ঘটনাটা তাও আপনার কটা 5টার মতো হয়েছে। এসে দেখলাম একটা ভয়ঙ্কর অ্যাক্সিডেন্ট হয়েছে। সাইকেলটা ওই বাসের মধ্যে ফেসে আছে আর মিনি বাসগুলো আমাদের প্রতিনিয়ত স্কুল টাইম বা যে অফিস টাইম বা যে কোনো সময় এত স্পিডে আসে, তারা মাত্র ফাইন বাঁচানোর জন্য এই রাস্তার উপর দিয়ে এত জোরে তারা যায়। अब हम बात करेंगे ऐसी खबर की जो कहीं ना कहीं देश के लिए चिंताजनक है। जी हाँ, ओमान और होर्मुज स्ट्रीट के समीप भारत की ओर आ रहे एक मालवाहक जहाज पर मिसाइल हमला होने से अंतर्राष्ट्रीय समुद्री क्षेत्र में हड़कंप मच गया। दरअसल हमले के बाद जहाज समुद्र में डूब गया। घटना के समय जहाज पर मौजूद 14 भारतीय क्रू सदस्य गंभीर खतरे में फंस गए, जिन्हें ओमान कोस्ट गार्ड ने त्वरित कार्रवाई करते हुए सुरक्षित बाहर निकाला। जानकारी के अनुसार जहाज अरब सागर के रास्ते भारत की ओर बढ़ रहा था, तभी अज्ञात हमलावरों द्वारा उस पर मिसाइल दागी गई। हमले के बाद जहाज में भीषण आग लग गई और कुछ ही देर में वह समुद्र में समा गया। राहत एवं बचाव अभियान चलाकर सभी भारतीय नागरिकों को सुरक्षित बचा लिया गया। घटना को लेकर भारत सरकार ने कड़ा रुख अपनाया है। विदेश मंत्रालय की ओर से जारी बयान में कहा गया है कि भारतीय नागरिकों और समुद्री सुरक्षा को निशाना बनाने वाली ऐसी घटनाएं किसी भी हाल में बर्दाश्त नहीं की जाएगी। सरकार लगातार ओमान प्रशासन और संबंधित एजेंसियों के संपर्क में है। इस हमले के बाद होर्मुज क्षेत्र में सुरक्षा को लेकर चिंता बढ़ गई। यह समुद्री मार्ग वैश्विक तेल और व्यापार आपूर्ति के लिए बेहद महत्वपूर्ण माना जाता है। विशेषज्ञों का मानना है कि इस तरह की घटनाएं अंतर्राष्ट्रीय व्यापार और समुद्री परिवहन पर बड़ा असर डाल सकती है।
अगली खबर की बात करें तो वो भी कहीं ना कहीं चिंताजनक ही है और आपको बता दें कि वैश्विक ऊर्जा संकट और अमेरिका ईरान के बीच बढ़ते तनाव का असर अब भारत में भी दिखने लगा। दरअसल स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज मार्ग बंद होने की आशंका और कच्चे तेल की आपूर्ति प्रभावित होने के कारण देश भर में पेट्रोल और डीजल की कीमतों में 3 रुपये प्रति लीटर की बढ़ोतरी कर दी गई है। नई दरें शुक्रवार से लागू हो चुकी है। इसके साथ ही सीएनजी की कीमतों में भी 2 रुपये प्रति किलोग्राम का इजाफा किया गया। ईंधन कीमतों में बढ़ोतरी का सीधा असर अब आम लोगों की जेब पर पड़ने वाला। परिवहन लागत बढ़ने से आने वाले दिनों में रोजमर्रा की वस्तुओं के दाम भी बढ़ सकते हैं। वहीं बात करें तो सीएनजी महंगे होने से ऑटो, टैक्सी और सार्वजनिक परिवहन सेवाओं का किराया बढ़ने की संभावना जताई जा रही है। विशेषज्ञों के मुताबिक यदि पश्चिम एशिया में तनाव जारी रहा तो आने वाले समय में ईंधन कीमतों में और बढ़ोतरी हो सकती है। सरकार स्थिति पर नजर बनाए हुए है और तेल कंपनियों के साथ लगातार समीक्षा जारी है। बात एक बार फिर महंगाई की करेंगे। आपको बता दें कि देश भर में दूध की बढ़ती कीमतों का असर अब आम लोगों की जेब पर साफ तौर पर दिखाई देने लगा। दरअसल अमूल द्वारा दूध के दाम बढ़ाए जाने के ठीक एक दिन बाद अब पराग डेयरी ने भी दूध की कीमतों में 2 रुपये प्रति लीटर की बढ़ोतरी कर दी है। नई दरें 15 मई के शाम से लागू हो जाएगी। कंपनी की ओर से जारी जानकारी के अनुसार उत्पाद लागत, पशु चारे की बढ़ती कीमत और परिवहन खर्च में इजाफे के कारण दूध के दाम बढ़ाने का फैसला लिया गया। नई कीमत लागू होने के बाद पराग के विभिन्न दूध उत्पाद अब पहले की तुलना में अधिक कीमत पर मिलेंगे। दूध के लगातार बढ़ते दामों से घरेलू बजट पर असर पड़ने लगा है। खासकर मध्य वर्गीय और निम्न आय वर्ग के परिवारों में चिंता बढ़ गई। उपभोक्ताओं का कहना है कि रोजमर्रा की जरूरतों की कीमतें लगातार बढ़ रही हैं, जिससे रसोई का खर्च संभालना मुश्किल होता जा रहा है। वहीं डेयरी कंपनियों का कहना है कि किसानों को बेहतर भुगतान और उत्पाद लागत को संतुलन रखने के लिए कीमतों में संशोधन जरूरी था। अमूल और पराग के बाद अब अन्य डेयरी कंपनियों के दाम बढ़ाने की भी संभावना जताई जा रही है। बात करेंगे प्रधानमंत्री के विदेश दौरे को लेकर। जी हां, बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज से 5 देशों के अहम विदेश दौरे पर रवाना हो चुके हैं। 15 से 20 मई तक चलने वाली इस यात्रा के दौरान वह यूएई, नीदरलैंड, स्वीडन, नॉर्वे और इटली का दौरा करेंगे। इस रणनीतिक यात्रा का उद्देश्य भारत के वैश्विक संबंधों को और मजबूत करना तथा व्यापार, हरित ऊर्जा, निवेश और आधुनिक तकनीक के क्षेत्रों में साझेदारी को नई दिशा देना है। प्रधानमंत्री अपने दौरे की शुरुआत यूनाइटेड अरब अमीरात से करेंगे, जहां ऊर्जा, निवेश और इंफ्रास्ट्रक्चर से जुड़े अहम समझौते पर चर्चा होने की संभावना है। इसके बाद बात करें तो वह नीदरलैंड, स्वीडन, नॉर्वे और इटली का दौरा करेंगे। इन देशों के साथ भारत की तकनीकी सहयोग, रक्षा, हरित विकास और डिजिटल इनोवेशन को लेकर बातचीत होगी। सरकारी सूत्रों के अनुसार यह दौरा वैश्विक आर्थिक सहयोग को मजबूत करने के साथ साथ भारत की अंतर्राष्ट्रीय भूमिका को और प्रभावशाली बनाने की दिशा में महत्वपूर्ण माना जा रहा है। प्रधानमंत्री विभिन्न देशों के शीर्ष नेताओं और उद्योग जगत के प्रतिनिधियों से भी मुलाकात करेंगे। खबरनामा में अभी के लिए फिलहाल इतना ही। ऐसे ही देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों से लगातार हम आपको अवगत कराते रहेंगे। कहीं मत जाइएगा, बने रहें मिरर मीडिया के साथ।